ये वीडियो देखने के बाद आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज की अब कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चन आईसीएआई बना सकता है हमारे पूरे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के सिलेबस में से, जहां से भी मतलब जो भी आपके पूरे डेटा पॉइंट्स आपके पूरे सिलेबस में जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी थ्रेशोल्ड्स हैं, जितने भी लिमिट्स हैं, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे 100%। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों के लिए हमने टॉपिक वाइज आपको बताया कौन कौन से डेटा पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, कब कौन से लिमिट लगती है, क्या फिगर्स है, क्या कौन सा हमें प्रोविजन बनाना है, जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ सकते हैं, वो सारी चीजें हमने आपको दी है। साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो, अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, तो एटलीस्ट आप ये सारे डेटा पॉइंट्स एटलीस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इन डेटा पॉइंट से आईसीएआई एमसीक्यूज भी बनाता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बना सकता है जो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो उसका ये भी कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी भी सारी एक ही साथ मेंशन कर दी है कि जहां पे भी पूरे सी इंटरमीडिएट ऑडिट सिलेबस में आईसीएआई ने एप्लीकेबिलिटी पूछ रखी है कि कारों की एप्लीकेबिलिटी कब होगी, आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की एप्लीकेबिलिटी कब होगी, वो भी हमने यहां पे दी हुई है। ये बहुत बढ़िया, बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत डिटेल्ड कवरेज के साथ ये वीडियो रहने वाला है। ये वीडियो आ रहा है हमारा मिशन सीए सीरीज के अंदर, जहां हमारा सिर्फ एक मिशन है कि जितना भी सीए बच्चों का या जीसीए फाइनल या फिर सीए इंटरमीडिएट जिनका भी ऑडिट का एग्जाम है जनवरी 26 में, वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करे। इसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए, नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में, वो आप देख लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस हमने डाल दी है। 5 डेज चैलेंज डाल दिया है, ट्रिकी पॉइंट्स एनालिसिस, मेमोरी टेक्निक डाल दिया कारों का, पास्ट ट्रेंड एनालिसिस डाल दिया मई 24 से लेकर सितंबर 25 का, एग्जाम वैलिडिटी बैचेस एंड नई कैटेगरी बैचेस हमने लॉन्च कर दिए। 500 प्लस सर्टिफाइड कॉपीज एनालिसिस किया है। यूट्यूब पे आपको कोई एड्स नहीं मिलेंगे 1 महीने के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां से भी आईसीएआई बना सकता है वो वैसे हमने आपको बना के दिए हैं। ऑल मॉडिफाइड ओपिनियन, सारे सिचुएशन जहां पे भी मॉडिफाइड ईएम ओम विड्रॉल देना पड़ सकता है वो आपको बताया। और आज के इस वीडियो में हम ये आपके 100% एमसीक्यू पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सारे डेटा पॉइंट्स, फिगर्स, एप्लीकेबिलिटी आपको बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना। नीचे कमेंट में लिख देना सीए फाइनलिस्ट आपका नाम, ताकि आप एक मैनिफेस्टेशन करके जाए दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड सर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट्स एंड रिसोर्सेज आने वाले हैं आप लोगों के लिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं मिशन सीए सीरीज के अंदर। ठीक है, यस सर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे 100% एमसीक्यू पॉइंट्स के साथ। एक और चीज, अगर आपको इंटरमीडिएट के आपके आईसीएआई के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आईसीएआई का केस सिनेरियो सॉल्व करने हैं, तो हमने केस सिनेरियो बुकलेट जो आईसीएआई के 35 केस सिनेरियो बुकलेट है उसको मात्र 2 घंटे में हमने आपको सॉल्व कराया यूट्यूब पे, जिसपे ऑलरेडी 20,000 व्यूज है। तो आप ये वाला वीडियो देखिए और वो केस सिनेरियो बुकलेट वाला वीडियो देखिए, जो मैं पिन कमेंट में जिसके लिंक डाल दूंगा। ये दोनों वीडियो देखने के अलावा आपको एमसीक्यूज में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपनी कॉन्सेप्ट बुक पे फोकस करिए और आप एमसीक्यू में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में एक ही एक एमसीक्यू पॉइंट है, जिसमें बोला गया है कि जो हमारा फर्स्ट ऑडिटर जनरल था इंडिया का, वो ब्रिटिश इंडिया ने अपॉइंट किया था, 1860 में अपॉइंट किया था। ये हो सकता है एमसीक्यू में कभी आईसीएआई का मूड हुआ, टफ बनाना हो, पेपर तो पूछ भी ले, तो 1860 में अपॉइंट किया था, जिसके पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शंस दोनों थे। और एक और चीज, हमने अपने पूरे 100% डिटेल्ड रिवीजन वीडियो से सारे एड्स हटा दिए थे यूट्यूब पे, तो आई होप आप उसका भी बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। हमने सारे यूट्यूब पे एड्स हटा दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम अभी कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके साथ बना रहूंगा लास्ट तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक मैं आपके साथ मेहनत करता रहूंगा, और एक बार हमारा रिजल्ट आ जाए फिर हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। SQC1 एंड SA220 की बात करेंगे। यहां पे बोला गया एनुअली एटलीस्ट हमारे फर्म को ऑब्टेन करना है रिटर्न कंफर्मेशन उसके सारे पर्सनल से अबाउट इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस, के हमारे जो हमारे लोग हैं वो इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट एनुअली करना है। क्वेश्चन में आ जाए सर मंथली किया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यहां पे एटलीस्ट बोला है। अगर आपको और फ्रीक्वेंटली करना है तो आप कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपको पीडीएफ देख के नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो देख लीजिए। EQCR मैंडेटरी है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए, अदर्स के लिए फर्म को खुद का क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। एंगेजमेंट फाइल को आपको कंप्लीट करना है, मतलब आपका जो ऑडिट डॉक्यूमेंट, जो आपकी असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल होती है, वो आपको कंप्लीट करनी है विद इन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी असेंबली खत्म करनी है। एंड दूसरा, जब आप अपना रिटेंशन देखने जा रहे हो तो आपका जो डेट का रिपोर्ट है या फिर जो आपके ग्रुप ऑडिटर्स के डेट का रिपोर्ट है, इन दोनों में से जो भी लेटर डेट है, उस लेटर डेट से 7 साल तक मुझे इस फाइनल ऑडिट फाइल को संभाल के रखना पड़ेगा, रिटेन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट SA320 जो हमारा मटीरियलिटी वाला ऐसे है ना, इसमें लिखा गया है कि कोई भी अगर इनकम और एक्सपेंडिचर वाला आइटम है, अगर वो एक्सीड कर रहा है, किसको एक्सीड कर रहा है सर?
या तो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि भाई जितना तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसका हम 1% ले लेंगे, या फिर दूसरे साइड हम ले लेंगे 1 लाख। इन दोनों अमाउंट में से जो भी हायर हो, उससे भी ज्यादा, उसको भी एक्सीड करता हुआ अगर कोई हमारे पास आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है, उसे हमें सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। मतलब हम उसको अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस में क्लब करके नहीं दिखा सकते, हमें उसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर कोई शेयर होल्डर, किसी एक शेयर होल्डर ने अगर मोर देन 5% ऑफ द शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो फिर हमें उसे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये स्पेसिफाई करते हुए कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। और ये सारा दोनों ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपके डिवीजन 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट ऐसे 570 में क्या है सर, अगर मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न असेसमेंट, मतलब बेसिकली हमें मैनेजमेंट को बोलना है कि आप अपना जो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट है वो एटलीस्ट 12 मंथ्स का तो करो। ठीक है, कितना करना है सर, 12 मंथ्स का हमें मैनेजमेंट को बोलना है, आप गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करके हमें दो। नेक्स्ट बात करते हैं एसए 600 एंड ब्रांच ऑडिट में हमारे बताया हुआ है कि एज पर एसए सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हर एक कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखना है। लेकिन जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आप कोई और प्लेस ऑफ इंडिया में भी रख सकते हो, मतलब आप इंडिया में किसी और जगह भी रख सकते हो, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने की जरूरत नहीं है। वो प्लेस बीओडी डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी प्लेस होने वाली है। एंड साथ ही साथ अगर आपने ऐसी कोई प्लेस डिसाइड कर ली कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रख रहे हो, किसी अदर प्लेस में रख रहे हो इन द इंडिया, तो फिर आपको रजिस्ट्रार को यह बताना पड़ेगा। सर कितने दिन में बताना पड़ेगा, विद इन 7 डेज बताना पड़ेगा। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, विद इन 7 डेज बताना पड़ेगा, राइटिंग में बताना पड़ेगा, फुल एड्रेस देना पड़ेगा कहां पे आप वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने वाले हो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे 700 में बोला गया है कि आपके पास एक होता है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम बोलते हैं यूडिन। तो ये जो यूडिन होता है हमारा, ये एक सिस्टम जनरेटेड होता है, 18 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर होता है। क्या होता है सर, ये 18 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या, इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, और ये आपके ऑडिट रिपोर्ट्स में रिक्वायर्ड होता है और ये सर्टिफिकेट्स पे रिक्वायर्ड होता है। मतलब आप मान लीजिए जितने भी रिपोर्ट्स एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इशू करते हैं ऑडिट वाले, जैसे जीएसटी रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट हम इशू करते हैं वो सारे रिपोर्ट्स पे आपका यूडिन रिक्वायर्ड होता है। एंड साथ ही साथ जो भी सर्टिफिकेट हम इशू करने वाले हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स पे आपका ये यूडिन रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कारो 2020 का। कारो 2020 में क्या एमसीक्यू पॉइंट्स है सर। सबसे पहले आपका पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है, उसमें बोलता है कि अगर कंपनी ने रीवैल्यू किया है अपने पीपी को या फिर इंटेंजिबल एसेट्स को ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें बताना पड़ेगा। एंड अगर किया है तो क्या वो रीवैल्यूएशन किसी रजिस्टर्ड वैल्यू ने किया था, ये चेक करो। एंड जो हमारा पहले अमाउंट था और रीवैल्यूएशन के बाद जो अमाउंट आ रहा है, क्या इन दोनों अमाउंट्स में 10% और मोर का चेंज है क्या। और ये भी हम देखेंगे, कब देखेंगे, टोटल पीपी अमाउंट में नहीं देखेंगे, ईच क्लास ऑफ पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स में हम देखेंगे। हर एक पीपी के क्लास में हम देखेंगे 10% और मोर से ज्यादा का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा होगा तो हमें रिपोर्ट करके बताना पड़ेगा, देखो यहां पे आ रहा है। यही कुछ मोटा मोटा सेम चीज हम यहां पे इन्वेंट्री में करते हैं क्लॉज नंबर 2 में। यहां पे रीवैल्यूएशन नहीं करते, यहां पे हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमें यह चेक करना है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन जो कंपनी ने किया है वो रीजनेबल इंटरवल्स पे किया है, क्या जो कवरेज है, जो प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का वो एप्रोप्रिएट है, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी थी जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, 10% और मोर की आपको डिस्क्रिपेंसी मिली है तो वो आपको बतानी है। ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री के लिए बतानी है, सर डब्ल्यूआईपी में था क्या, फिनिश गुड्स में था क्या, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में था क्या, रॉ मटेरियल में था क्या। ऐसे आपको 10% से 10% या उससे ज्यादा की अगर डिस्क्रिपेंसी थी तो आपको वो बतानी पड़ेगी। एंड दूसरी चीज आपको ये बतानी, चलो ये तो हो गया कि अगर डिस्क्रिपेंसी थी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डील किया गया कि नहीं किया गया है। एक नेक्स्ट बोले सर क्या एनी टाइम ऑफ द ईयर में आपकी सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट मोर देन 5 करोड़ हुई क्या। सैंक्शन की बात कर रहा है, यूटिलाइज हुआ ना हो फर्क नहीं पड़ता। इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखेंगे, किसी कॉर्पोरेट का नहीं देखेंगे, जिसमें आपने जो वर्किंग कैपिटल लिमिट ली है वो ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स ली होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम ये चेक करेंगे, जो भी आप क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल करते हो, कंपनी जो बैंक को क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल करती है उसको मैं चेक करूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, और अगर वो चेंज नहीं आ रहा, अगर वो डिस्क्रिपेंसी आ रही है दोनों में, तो मैं उसकी डिटेल्स दूंगा। ये वाला दूसरा क्लॉज हो गया। सर तीसरे क्लॉज में क्या बोला गया, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी वाला, जो अगर आपका अमाउंट ओवरड्यू है तो हमें बताना पड़ेगा कितना अमाउंट ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, एंड क्या कोई स्टेप्स लिए थे रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल के लिए या फिर नहीं लिए गए। स्टैट्यूटरी ड्यूज है क्लॉज नंबर 7, इसमें बताना पड़ेगा कि कंपनी रेगुलर है अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज डिपॉजिट करने के लिए, एंड अगर नहीं है, अगर उसके कुछ ड्यूज आउटस्टैंडिंग थे तो अभी बताओ एज ऑन बैलेंस शीट डेट, याद रखना एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपके मोर देन 6 मंथ्स वाले कितने ड्यू
ड्यूज आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम द ड्यू डेट। मतलब मैं आपको सिंपल से चीजें से याद बताता हूं कि सर पहली बात तो ये एज ऑन फाइनेंशियल ईयर आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, बाद में पे कर दिया फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जो एज ऑन डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आउटस्टैंडिंग है उसमें हमें 6 महीने के पहले का देखना है, मतलब बिफोर 1 अक्टूबर हमें देखना है। अगर बिफोर 1 अक्टूबर की ड्यू डेट थी और आपने अभी तक एज ऑन 31 मार्च को पे नहीं किया है तभी यहां पे रिपोर्टिंग होगी। ध्यान रख लीजिएगा, इस बात का बहुत बारीकी वाला पॉइंट है ये। नेक्स्ट फ्रॉड की बात कर लेते हैं। क्लॉज नंबर 11 में ये बोल रहा है सर हमें सेक्शन 143(12) में बताना है क्या कोई फ्रॉड हुआ था कंपनी में। अगर हुआ था तो ऑडिटर को फाइल करना पड़ेगा फॉर्म ADT4 सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और ये हम 143(12) में नीचे डिस्कस करेंगे कब आपको फाइल करना पड़ता है, क्या सिचुएशंस होती है। तो ADT4 आपको फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ 143(12) में। निधि कंपनी की बात कर लेते हैं। हमारा क्लॉज नंबर 12 है, इसमें बोला गया है हमें ये चेक करना है क्या निधि कंपनी ने एक रेशियो है आपका नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो। क्या बोला है? नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो। ये क्या बोलता है सर, अगर आपके पास 1 रुपए का नेट ओन्ड फंड है तो आप मैक्सिमम 20 रुपए तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमें ये चेक करना है कि ये रेशियो मेंटेन किया गया कि नहीं किया गया। सर अगर कम हुआ तो चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है क्या निधि कंपनी 10% अनअकम्बर्ड डिपॉजिट रख रही है क्या, वो डिपॉजिट जिसपे उसने कुछ गिरवी नहीं रखा है, प्लेज नहीं रखा है, कि ऐसे 10% डिपॉजिट उनके पास है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये दोनों चीज हमें निधि कंपनी में चेक करनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गोइंग कंसर्न की बात कर लेते हैं। हमारा क्लॉज नंबर 19। सर इसमें क्या एमसीक्यू है? इसमें ये एमसीक्यू है कि हमें ये सारे बेसिस पे हमें ये चेक करना है क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एज ऑन द डेट ऑफ द रिपोर्ट। अब वो मटेरियल अनसर्टेनिटी कैसे देखेंगे कि क्या कंपनी अपनी जो लायबिलिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं एज एट द बैलेंस शीट डेट एंड जो ड्यू होने वाली है विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, क्या कंपनी अपनी लायबिलिटी को मीट करने के केपेबल में है या फिर नहीं है, क्या वो कंपनी इतना केपेबल है या फिर नहीं है। तो ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यहां पे 1 ईयर याद रखना कि 1 ईयर तक की लायबिलिटीज हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट सीएसआर की बात कर लेते हैं। क्या हमारे अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए, कि हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक अलग हो गया, जो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो वन ऑफ में ऐसे डोनेशन करके आ जाता हूं, वो प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमारे अनस्पेंट अमाउंट है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ता है एक फंड में जो आपके शेड्यूल 7 में दिया गया है। क्या कंपनी ने वो अमाउंट ट्रांसफर किया है? सर कब तक ट्रांसफर करना पड़ता है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपके एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो किया है कि नहीं किया वो हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात करेंगे। क्या है सर ड्यूटीज ऑडिटर की? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में एक आपका पॉइंट आता है कि क्या कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्ट, मतलब वो एक पॉइंट था कि भाई कंपनी ने जो एसेट्स लिए हैं शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में, क्या उन्होंने उस एसेट्स को सोल्ड किया है एट अ प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस, मतलब एट अ लॉस सेल किया है कि नहीं किया है, वो हमें बताना है बेसिकली। तो यहां पे ना 2 एक्सेप्शन है आपके, एक है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक्सेप्शन और एक है बैंकिंग कंपनी का एक्सेप्शन। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट कंपनी की। सर डायरेक्टली आपको नहीं देगा कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आपको पहले बताएगा, कुछ सिचुएशन बताएगा। तो सर कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कंपनी मानते हैं? जब जो उसकी इन्वेस्टमेंट का एसेट है, जो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो आपका 50% और मोर हो ऑफ द टोटल एसेट्स की। टोटल एसेट्स में से 50% और मोर आपके इन्वेस्टमेंट वाली एसेट्स है, या फिर दोनों कंडीशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल होगी तो भी चलेगा, या फिर आपका जो इनकम आ रहा है इन्वेस्टमेंट से वो आपके ग्रॉस इनकम का 50% और मोर हो, तो हम आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी मानेंगे और आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी। फिर आप शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब सेल कर सकते हो विदाउट, मतलब लॉस पे भी सेल कर सकते हो, और फिर ऑडिटर को उसके लिए रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज पर सेक्शन 143(3). ठीक है, यस सर। अब हम आते हैं, इसमें आपका एक पॉइंट आता है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड सेक्शन 143(12). इसमें हमें सबसे पहले करनी होती है सीजी को रिपोर्टिंग। सर सीजी को रिपोर्टिंग कब करते हैं? जब हमें लगता है, ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव कि फ्रॉड जो इंडिविजुअली अमाउंट हो सकता है 1 करोड़ और मोर का, अगर 1 करोड़ और मोर का फ्रॉड हुआ है तो हम सीजी को रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये किसने कमिट किया था सर? ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ने कमिट किया था। बाहर वाले इंसान ने कमिट किया होगा तो 143(12) में नहीं आएगा, ध्यान दे दीजिएगा। सिर्फ कंपनी पे फ्रॉड हुआ है और ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ने किया है 1 करोड़ और मोर का, तो हम सीजी को बताएंगे। सर अगर हमारा फ्रॉड जो है वो 1 करोड़ के नीचे हुआ तो क्या करेंगे? फिर हम बस डायरेक्टली हमारे बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बता देंगे। अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट के बारे में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ये क्या बोल रहे हैं कि आपके 3rd शेड्यूल जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 3rd शेड्यूल है, उसमें फॉर्म ए में हमारे फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बताया हुआ है और फॉर्म बी में हमारे फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया हुआ है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि सर जो आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, ये स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स सबमिट करते हैं बैंक को लेटेस्ट बाय 30 जून, 30 जून तक उनको सबमिट करनी पड़ती है हर साल, ये हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट हम एडवांसेस की बात करें कि एक एडवांस
एडवांस को हम लार्ज एडवांस कब मानेंगे सर? जब ईयर एंड पे, ध्यान रखना पूरे ड्यूरिंग द ईयर नहीं देखेंगे, ईयर एंड देखेंगे। अगर ईयर एंड पे उसका बैलेंस या तो 10 करोड़ या फिर 10% ऑफ एग्रीगेट ईयर एंड एडवांसेस ऑफ ब्रांच, मतलब जिस ब्रांच का वो एडवांस है उस ब्रांच पे जितने भी टोटल एडवांसेस है उन सबको मिला के जो हमारा अमाउंट आ रहा है उसका हम लोग 10% निकालेंगे, और 10 करोड़ इन दोनों में से जो भी लेस होगा, जो भी कम होगा, उस अमाउंट से ज्यादा अगर है हमारे उस पर्टिकुलर एडवांस का अकाउंट, तो उसे हम लार्ज एडवांस मानेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि सपोज यहां पे हमारा एग्रीगेट आ रहा है, मान लीजिए 200 करोड़ आ रहा है। 200 करोड़ का 10% कितना होता है सर? 20 करोड़। 20 करोड़ और 10 करोड़, इन दोनों में से कम कौन सा है सर? 10 करोड़। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो इस एग्जांपल में एडवांस है वो एडवांस कितने करोड़ का है। अगर वो 11 करोड़ का हुआ, मतलब ये 10 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर हम उसे लार्ज एडवांस बोलेंगे। अगर वो 9 करोड़ का हुआ तो ये 10 करोड़ से कम है, तो उसे हम लार्ज एडवांस नहीं बोलेंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स को हम एनपीए कब मानते हैं सर? ये तो सिंपल है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अगर ओवरड्यू हो जाए फॉर मोर देन 90 डेज तो हम इसको इन्वेस्टमेंट को एनपीए मान लेंगे। फिर ये जो हम एनपीए मानेंगे, क्या हम एक फैसिलिटी को मानेंगे या फिर पूरे उस बोरोवर को हमने जितनी भी फैसिलिटीज दी होगी उसको हम एनपीए मानेंगे? सर ये जो एसेट क्लासिफिकेशन होता है वो बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता है, इसलिए जितनी भी फैसिलिटीज हमने ग्रांट करी है उस बोरोवर को सारी की सारी एनपीए मानी जाएगी। अब एनपीए की कैटेगरीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब क्या? जो एनपीए बन गया और एनपीए बनने के बाद 12 महीने तक उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में डालते हैं, जिसपे आपका 15% का प्रोविजन हमें फ्लैट रेट रखना पड़ता है। ठीक है, यस सर। फिर आते हैं आपके डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मतलब क्या? जो सब स्टैंडर्ड एसेट बन गए थे, 12 महीने हो गए सब स्टैंडर्ड एसेट बने हुए, अब उसके बाद वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब ये डाउटफुल एसेट की भी 3 कैटेगरी होती है, D1, D2 और D3। D1 मतलब क्या? आपने एक बार डाउटफुल एसेट बन गए, इस दिन पे जैसे ही आपके 12 महीने खत्म हो वैसे ही आप डाउटफुल एसेट बन गए, तो वहां से लेके 1 साल तक आपको D1 की कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर 1 साल से 3 साल तक आपको D2 की कैटेगरी में रखा जाएगा, और 3 साल से ज्यादा तक आपको D3 की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब इन तीनों को हमने अलग अलग क्यों बाइफरकेट किया? क्योंकि सबका प्रोविजन अलग अलग है। जो एक होता है, जो प्रोविजन जो भी लोन हमने दे रखा है उसके हमारे पास सिक्योरिटी होगी। अब सिक्योरिटी की जो वैल्यू होगी उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड वैल्यू, और उसके अलावा जो हमारे लोन की वैल्यू है उसे हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड वैल्यू। तो अनसिक्योर्ड वैल्यू पे डाउटफुल की कैटेगरी में हम तो 100% ही प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन सिक्योर्ड वैल्यू पे ये प्रोविजन अलग अलग होगा। अगर D1 है तो 25%, D2 है तो 40% और D3 है तो पूरा का पूरा 100% ही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक होता है डाउटफुल एसेट के बाद होता है हमारा लॉस एसेट। लॉस एसेट मतलब क्या? जिसमें लॉस आइडेंटिफाई कर लिया गया कि हाँ भाई ये तो अब नुकसान हो ही गया, या तो बैंक ने आइडेंटिफाई किया, इंटरनल ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया, एक्सटर्नल ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया, आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम ने आइडेंटिफाई किया, और ये एसेट अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया, मतलब बैलेंस शीट से नहीं निकाला है, तो इसी के अगेंस्ट हमें 100% का प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि क्या करेंगे उस अकाउंट का जहां पे इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया है या फिर बोरोवर ने कोई फ्रॉड कमिट कर लिया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें इसको स्ट्रेट अवे क्लासिफाई करना है डाउटफुल और लॉस एसेट में। स्ट्रेट अवे क्लासिफाई करना, इसका मतलब क्या हो गया? भले इसका इंटरेस्ट आ रहा हो हमारे पास, भले इसका प्रिंसिपल भी आ रहा हो, फिर भी हमें इसको डाउटफुल और लॉस एसेट की कैटेगरी में डालना है। सर कब डाउटफुल में डालना है, कब लॉस में डालना है? तो ये बोल रहे हैं कि अगर जो आपकी इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसको हम सिग्निफिकेंट तब मानेंगे जब जो वैल्यू अभी आ रही है इस सिक्योरिटी की, जब मतलब अभी जो मैंने रियलाइजेबल वैल्यू निकाली है सिक्योरिटी की, वो उसकी पुरानी वाली रियलाइजेबल वैल्यू से मोर देन 50% कम हो चुकी है। जो लास्ट में मैंने एसेस करी थी बैंक ने इसकी वैल्यू, वहां से लेके अभी जो वैल्यू आ रही है 50% से ज्यादा इसकी वैल्यू गिर चुकी है, तो इसे हम डायरेक्टली डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। दूसरी चीज ये बोल रहा है, ये तो हो गया डाउटफुल की बात, अगर इसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो अब निकल के आ रही है सिक्योरिटी की वो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के 10% से भी कम है, मतलब सपोज मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है बोरोवर के अकाउंट में 1 करोड़, ठीक है, और अभी जब मैं रियलाइजेबल वैल्यू देख रहा हूं सिक्योरिटी की वो 9 लाख ही आ रही है। 1 करोड़ का 10% होता है हमारा 10 लाख, और 10 लाख से कम आ रही है इसकी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो हम ऐसा मानेंगे कि इसने सिक्योरिटी दी ही नहीं है और इसको हम स्ट्रेट अवे लॉस एसेट में क्लासिफाई कर देंगे। भले इसके पैसे हमारे पास आ रहे हैं फिर भी हम इसको लॉस एसेट में क्लासिफाई कर देंगे, या तो हम इसको राइट ऑफ कर देंगे या फिर फुल्ली प्रोवाइड कर देंगे, मतलब प्रोविजन 100% बना के चलेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल एडवांसेस के बारे में। तो एग्रीकल्चरल एडवांसेस में आपके दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जिनका क्रॉप सीजन मोर देन 1 ईयर है उनको हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। सो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स मतलब क्या, जिन क्रॉप्स का क्रॉप सीजन लेस देन 1 ईयर होता है या फिर अप टू 1 ईयर होता है उसे हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स बोलते हैं। सर हम ऐसा बाइफिकेट क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पे ऐसा बोला गया है कि जो भी हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती है ना, उनका एडवांसेस को हम एनपीए तब मानते हैं जब वो ओवरड्यू होता है फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजन। अगर 2 क्रॉप सीजन से ज्यादा अगर वो ओवरड्यू है तो उसे हम एनपीए मानेंगे। और लॉन्ग टर्म में यही हमारा जो लिमिट होता है वो मोर देन 1 क्रॉप सीजन होता है कि एक क्रॉप सीजन से ज्यादा अगर वो ओवरड्यू हो गया तो हम उसे एनपीए मानते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट बोल रहा है कि ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते टाइम हम जो स्टॉक स्टेटमेंट्स देखते हैं, जो बैंक्स रिलाई करता है जिन स्टॉक स्टेटमेंट्स पे, ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते टाइम वो आपके 3 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज स्टॉक ऑडिट की बात कर लेते हैं कि स्टॉक ऑडिट बैंक करवाता है अपने हर एक कस्टमर्स के साथ जो कस्टमर्स का फंडेड एक्सपोजर मोर देन 5 करोड़ होता है, उनके साथ हम अपना स्टॉक ऑडिट करवाते हैं। नेक्स्ट आरबीआई के डायरेक्शंस की बात कर रहा है कि आरबीआई ने एडवाइस किया है कि जो भी इनकम एक्सीड कर रही है आपके 1% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द बैंक से, मतलब बैंक की टोटल इनकम है उस टोटल इनकम का 1% निकाला, उससे ज्यादा अगर कोई भी इनकम है बैंक की तो वो इनकम को हमें ग्रॉस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है। मतलब उसको इनकम अलग से दिखाना है और उससे रिलेटेड जो खर्चा है वो अलग से एक्सपेंसेस में दिखाना है। लेकिन इसके अलावा जो भी इनकम है, मतलब इसके अलावा जो बोल रहे हैं कि 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ऑफ इनकम, उसको हमें नेट ऑफ कॉस्ट दिखाना है, इसको हमें अक्रूवल बेसिस पे दिखाना है एज पर AS9। मतलब 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा हो तो फिर हमें उसे ग्रॉस बेसिस पे दिखाना है, या फिर 1% ऑफ टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हो तो फिर हमें उसे नेट ऑफ कॉस्ट दिखाना पड़ता है और वो भी अक्रूवल बेसिस पे दिखाना पड़ता है एज पर AS9। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो आपका डीपी रजिस्टर होता है उसको हमें अपडेट करना पड़ता है हर एक मंथ, ताकि हम वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज को रिकॉर्ड कर सके, रिवैल्यू कर सके बार बार, हर महीने में हमें बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आपका जो भी हर एक एडवांस अकाउंट है इसको हमें रिव्यू करना पड़ता है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा। और जो भी लार्ज एडवांसेस है, लार्ज एडवांसेस की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ ली थी कि वो जो हमारे ज्यादा होते थे वो वाले एडवांसेस की बात कर रहे हैं, वो जो लार्ज एडवांसेस है उनको आपको मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे रिव्यू करना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो आपका रिकमेंडेशंस है ना, आपकी जो बैंक फ्रॉड वाली कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशन दिया था, रिकमेंडेशन सर्कुलर में दिया था, वो सर्कुलर आपके सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन वो रीजनल रूरल बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ये आपके सारे पॉइंट्स से हमारे बैंक ऑडिट के लिए। अब हम बात करते हैं आपके ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज के बारे में, चैप्टर नंबर 9 के बारे में। इसमें क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑडिट की बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले सीएजी की बात करेंगे कि सर अपॉइंटमेंट एंड रिन्यूअल कैसे होता है सीएजी का। तो ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी, क्योंकि ये जो सीएजी है ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट प्रूवन मिसबिहेवियर पे। मतलब पता चल गया, प्रूव कर दिया गया कि इसने मिसबिहेव किया था या फिर इसकी इनकैपेसिटी हो गई है तो ही हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये तभी रिमूव किया जा सकता है जब आपकी हर एक, जो हमारी 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट अपना मेजॉरिटी ऑफ द वोट दे। मेजॉरिटी मतलब यहां पे सिंपल मेजॉरिटी नहीं बोला है, आपका मोर देन 50% नहीं बोला है, बोला है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जो हमारी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मीटिंग हो रही है उसमें जितने भी लोग प्रेजेंट है, उसमें से जितने भी लोग वोट कर रहे हैं, वो लोगों में से 2/3, एटलीस्ट 2/3 लोग ऐसा बोलने चाहिए कि हाँ भाई सीएजी को निकाल दो, तो हम सीएजी को निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 2/3 हमें वोटिंग चाहिए होगी। सैलरी कितनी होगी सर सीएजी की, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट जज के जितनी इसकी सैलरी रहेगी सीएजी की। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड का एक कॉन्सेप्ट आता है आपके गवर्नमेंट ऑडिट में कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हुई तो हमें उसको अलग से ऑडिट करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है तो हमें उसे अलग से ऑडिट करना पड़ता है। तो सब्सटैंशियली फाइनेंस का मतलब क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ग्रांट या फिर लोन जो हमने एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को दिया है, ग्रांट दिया है या फिर लोन दिया है, वो नॉट लेस देन 25 लाख है। क्या बोला मैंने, आप 25 लाख से ज्यादा का ग्रांट और लोन आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है, एंड या तो 25 लाख से ज्यादा मिल रहा है, या फिर इट इज नॉट लेस देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी। कि भाई वो जो कंपनी है उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 75% से ज्यादा आपको ग्रांट और लोन मिल रहा है, या फिर 25 लाख से ज्यादा आपको ग्रांट और लोन मिल रहा है, तो फिर हम ऐसा मानेंगे कि आपको सब्सटैंशियली फाइनेंस किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, बाय ग्रांट्स और लोन्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यस सर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट और कमेंट के बारे में कि अगर सीएनएजी चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है, अगर वो सीएनएजी चाहे तो ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट भी कर सकता है। कब तक करेगा सर? वो 60 डेज के अंदर अंदर करेगा। जब उसको ऑडिट रिपोर्ट मिल गई उसके 60 डेज के अंदर अंदर उसको ये सारा काम करना पड़ेगा। एनजीओ ऑडिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको एनजीओ को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। वैसे तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने एनजीओ को एज अ ट्रस्ट बनाया है और ट्रस्ट के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है मोर देन 100 रुपीज की, 100 रुपीज से ज्यादा की अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। पहली चीज ये। दूसरा ये बोल रहा है कि एफसीआरए एक्ट 2010 है, उसने आपका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है ऑडिट रिपोर्ट का कि भाई इसी फॉर्मेट में उनको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, और वो बोलता है कि भाई ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये आपको हमें देनी पड़ेगी। कब तक देनी पड़ेगी? हमें मतलब किसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देनी पड़ेगी। कब तक देनी पड़ेगी सर? 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30th मई को आपको देनी पड़ेगी। हर साल 30th मई को आपको ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। एनजीओ के केस में बात कर रहे हैं। एलएलपी ऑडिट की बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है सबसे पहले कि मिनिमम 2 पार्टनर्स तो आपको चाहिए होंगे एलएलपी बनाने के लिए। भाई पार्टनरशिप है तो 2 तो चाहिए ना भाई, 2 से ज्यादा एक अकेला मिलकर कैसे पार्टनरशिप बनाएगा? तो 2 लोग हमें चाहिए एलएलपी के लिए, एंड साथ ही साथ 2 तो हमें एटलीस्ट मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए ही चाहिए, जिनके पास डिपेंड होना चाहिए, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब अप टू 25 लाख हुआ तो भी चलेगा, अप टू 25 लाख है, और मतलब जो भी सर 4 अमाउंट 5 करोड़, ये तो आपका टाइम पास है, इसको आप कट भी कर देंगे तो भी चलेगा। एंड जिसका टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए 40 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 40 लाख हुआ तो चलेगा। ये वाला मैं आपको कट करके दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको एक बार हाईलाइट ही कर देता हूं कि इसको मुझे यहां से हटाना है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर कोई एलएलपी है जिसका कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख से कम है, यहां पे एंड लगाया गया है, ध्यान से देखिएगा, और नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख से कम है एंड जिसका टर्नओवर भी 40 लाख से कम है, उस एलएलपी को हम स्मॉल एलएलपी मानेंगे। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो गया या फिर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो गया तो हम आपको स्मॉल एलएलपी नहीं मानेंगे। ठीक है, यस सर। अब ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि कोई भी एलएलपी जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है एंड जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है, उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर ऑडिट करवाना है तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करवाना है। मतलब ये इनडायरेक्टली बोल रहा है जो भी हमारी स्मॉल एलएलपी होती है उसे ऑडिट करवाने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यस सर। अब रिटर्न्स की बात कर लेते हैं कि एलएलपी को कौन कौन से रिटर्न देने पड़ते हैं, कब कब देने पड़ते हैं। तो एवरी एलएलपी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है फॉर्म 11 में। फॉर्म 11 में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, आरओसी को फाइल करना है, 60 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है। ठीक है, और एनुअल रिटर्न आपका पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा, आप पेमेंट ऑफ फीस पे। दूसरा बोल रहा है कि हर एक एलएलपी को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है फॉर्म 8 के अंदर। यहां पे 11 है, यहां पे 8 है, आपको फाइल करना पड़ेगा 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स। फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 मंथ खत्म हुए, 6 महीने खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली मोटा मोटा 7 महीने के अंदर अंदर हमें ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट हमें फाइल करना है 60 डेज के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना है 7 मंथ्स के अंदर। ठीक है, यस सर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात कर लेते हैं। एलएलपी की बात कर रहे हैं कि सर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है ना वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। सबसे पहला ऑडिटर जो है वो आपके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले अपॉइंट हो जाना चाहिए एंड सब्सिक्वेंटली हर साल हम ऑडिटर को अपॉइंट करते रहेंगे। और वो ऑडिटर को हम कब अपॉइंट करेंगे सर? 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर एंड होता है हमारा 31 मार्च को, इससे 30 डेज पहले मतलब 1 मार्च या फिर उससे पहले हमें ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। और अगर कोई फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है हमारा, मतलब जिस साल हम इनकॉर्पोरेट हुए हैं उस साल हम 31 मार्च तक भी करेंगे तो चलेगा, मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक हमें उस ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ऑपरेटिंग लीज की बात कर लेते हैं कि आपके जो ऑपरेटिंग लीज है इसमें जो लीज टर्म होता है वो जनरली आपका लेस देन 75% होता है। किसका लेस देन 75% होता है? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट का, कि जो यूजफुल लाइफ है हमारी एसेट की सपोज 10 साल है तो 7.5 साल से कम होता है आपके ऑपरेटिंग लीज में लीज टर्म। ठीक है, यस सर। हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी आपके अच्छे खासे मेमोरी एमसीक्यू पॉइंट्स है। सबसे पहले बोल रहा है कि रजिस्ट्रार को ऑडिट करना है या फिर ऑडिट करवाना है हर एक उस रजिस्टर्ड सोसाइटी का हमारा अकाउंट्स, जिस मतलब जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है उनका आपको एटलीस्ट साल में एक बार तो ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, तो आपको खुद करना पड़ेगा या फिर करवाना पड़ेगा।
पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं कि इन केस ऑफ अ सोसाइटी जहां पे लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी लिमिटेड है, मतलब ये लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि भाई तुम अगर कॉल करोगे तो मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा जितना मेरा अनपेड अमाउंट है, तो ये लिमिटेड लायबिलिटी वाली सोसाइटी है। तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में बात कर रहे हैं कि कोई भी एक मेंबर अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोई भी एक मेंबर आपके शेयर कैपिटल में 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर 20% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, या फिर शेयर होल्डिंग ऑफ 1000 रुपीज तक ही वो होल्ड कर सकता है। या तो वो 20% तक कर सकता है या फिर 1000 कर सकता है, विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना ही आप होल्ड कर सकते हो, सबसे पहली चीज। दूसरा ये बोल रहा है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पसेस की बात कर रहे हैं कि जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी, यहाँ पे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनरजिस्टर्ड सोसाइटी से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें रजिस्टर्ड सोसाइटी से फर्क पड़ता है। तो रजिस्टर्ड सोसाइटी चाहे तो अपने रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेके अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकती है नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका मैक्सिमम 10% आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। लेकिन ये आप तभी करना जब आपने नेट प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दिया हो रिजर्व फंड के लिए। रिजर्व फंड में अमाउंट ट्रांसफर कर देना, उसके बाद ही तुम चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, मतलब पहले खुद के लिए पैसा रखो फिर तुम कहीं और चैरिटेबल पर्पसेस में कहीं चैरिटी वैरिटी करने जाना। नेक्स्ट से बोल रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स की बात कर रहे हैं कि ओवरड्यू डेट्स जो आपके 6 महीने से लेके 5 साल तक ओवरड्यू है, एक तो हो गया, एक बकेट हो गया यहाँ पे 6 महीने से लेके 5 साल का, दूसरा बकेट है मोर देन 5 इयर्स का। इसको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को। मतलब इसको बेसिकली आपके जो ओवरड्यू डेट्स होते हैं इसको हमें 2 बकेट्स में बांटना है, एक तो 6 महीने से लेके 5 साल वाले और मोर देन 5 इयर्स वाले। ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही थी, आपके एमसीक्यू में आ सकता है, बढ़िया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अब यहाँ पे एमसीक्यू शुरू होंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात करेंगे। जो पहला ऑडिटर है हमारे एमएससीएस का, ये आपका बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया उसके 1 महीने के अंदर अंदर बोर्ड हमारा पहला ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। एंड वो ऑडिटर कब तक ऑफिस रखेगा सर? अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, जब तक हमारी फर्स्ट एजीएम कंक्लूड होगी तब तक वो ऑडिटर हमारा ऑडिटर रहेगा। अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं करती है फर्स्ट ऑडिटर को तो फिर एमसीएस खुद करेगा फर्स्ट ऑडिटर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स की बात कर लेते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि सर अगर कोई इंसान इनडेटेड है, इनडेटेड मतलब क्या, उधारी लेके रखी है एमएससीएस से, या फिर जिसने कोई गारंटी या फिर सिक्योरिटी दे रखी है किसी और पर्सन की उधारी के लिए एमएससीएस को, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1000 से ज्यादा की अगर आपने उधारी ले ली एमएससीएस से तो फिर आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ठीक है, यस। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सेक्शन 77 में जो अपना स्पेशल ऑडिट होता है जो सीजी करवाता है। इसमें एक तो शेयर होल्डिंग रेस्ट्रिक्शन है कि भाई सीजी सिर्फ स्पेशल ऑडिट उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या बोलते हैं डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है अगर वो खुद या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलके 51% और मोर होल्ड करते हैं उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ही आप स्पेशल ऑडिट ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। दूसरा ये बोल रहा है कि सर एक्शन बाय सीजी की बात कर रहा है, जो भी उसको एक्शन लेना है सीजी ले सकता है, लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो रिपोर्ट पे 4 महीने के अंदर अंदर आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्ट। जब भी आपको रिपोर्ट मिली उसके 4 महीने के अंदर अंदर आप सारा एक्शन ले लो। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर आपको इस रिपोर्ट की कॉपी एमएससीएस को भेजनी पड़ेगी अपने कमेंट्स के साथ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 78 में इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी में क्या बोल रहा है सर? इंक्वायरी कब करेंगे? सेंट्रल रजिस्ट्रार जो हो सकता है वो इंक्वायरी बोल सकता है कि चलो भाई अब इंक्वायरी करनी पड़ेगी। वो कब बोलेगा सर? जब उसको रिक्वेस्ट मिलेगी। अब जो सिर्फ आपके एमसीक्यू वाले पॉइंट्स है ना, सिर्फ मैं आपको वही करा रहा हूं, मैं आपको पूरा प्रोविजन नहीं करा रहा। पूरा प्रोविजन के लिए ऑब्वियसली आप रिवीजन वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें पूरे प्रोविजन अच्छे से मिल जाएंगे। जो एमसीक्यू वाले पॉइंट्स है, जो डेटा पॉइंट्स है, वही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो ये क्या बोले सेंट्रल रजिस्ट्रार कब रिक्वेस्ट करेंगे सर? जब उनको रिक्वेस्ट मिलेगी क्रेडिटर से। क्रेडिटर को कितने होने चाहिए सर? नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड। या तो एक क्रेडिटर से मिल गया या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से 1/3 लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट 1/3 लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंक्वायरी करने की जरूरत है सेंट्रल रजिस्ट्रार को, तो हो सकता है वो करे। या फिर नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एमएससीएस, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो अगर या तो शेयर होल्डर्स आ जाए 1/5, ठीक है, 20% शेयर होल्डर, मिनिमम 20% शेयर होल्डर चाहिए, या फिर हमारे पास 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाए, या फिर हमारे पास कोई भी क्रेडिटर उठ के आ जाए। क्रेडिटर में कोई लिमिट नहीं है, कोई भी क्रेडिटर उठ के आ जाए तो हम उनके रिक्वेस्ट पे एक इंक्वायरी
बिठा सकते हैं हमारे सेक्शन 78 में। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा क्या एमएससीएस को? बिल्कुल देना पड़ेगा भाई, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। 15 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा इंक्वायरी करने से पहले कि देखो हम इंक्वायरी करने आ रहे हैं, तो 15 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा। पावर्स की बात कर लेते हैं, जो हमारा इंक्वायरी करने के लिए आएगा बंदा, उसके पास क्या पावर है? वो चाहे तो एमएससीएस की एक जनरल मीटिंग करवा सकता है, उसके लिए उसको जो नोटिस देना है वो 7 डेज का एटलीस्ट देना पड़ेगा, और वो जो मीटिंग होगी वो हेडक्वार्टर्स ऑफ एमएससीएस पे होगी। ठीक है, यस सर। आपको जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है वो 15 दिन की देनी है, और आपको जो मीटिंग बुलवानी है वो आप 7 दिन का नोटिस देके बुलवा सकते हो। फॉलोअप की बात कर लेंगे कि सेंट्रल रजिस्ट्रार अगर चाहे तो आप 3 महीने के अंदर अंदर, जब भी आपको उसकी रिपोर्ट मिल गई, इंक्वायरी की रिपोर्ट मिल गई, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको कम्युनिकेट करना है ये जो रिपोर्ट है इंक्वायरी की एमएससीएस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जहां पे भी एमएससीएस एफिलिएटेड है। जो भी पर्सन ने, जिस भी पर्सन ने बोला था इंक्वायरी करने के लिए, उसको आपको रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर अंदर। ऊपर ये लिमिट आपकी 4 महीने थी, ध्यान रखिएगा, ये आपके बारीकियां है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इंक्वायरी से मिलता जुलता एक और टॉपिक आता है हमारा इंस्पेक्शन का, सेक्शन 78 का 79 हो जाता है। ये इंस्पेक्शन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है। कब होती है ये सेम आपके जो सिचुएशन है वही सेम सिचुएशन आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी हमें इनको 15 दिन का ही देना है। और इंस्पेक्शन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं कि ये जो कॉपी इंस्पेक्शन रिपोर्ट की, ये हम एमएससीएस को कम्युनिकेट करेंगे 3 महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन। बहुत छोटी छोटी बारीकी है, यहां पे 3 महीने हमें काउंट करने हैं फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ उसके 3 महीने में रिपोर्ट देनी है हमें एमएससीएस को। यहां पे बोला गया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार रिपोर्ट देगा 4 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन उसको रिपोर्ट मिली थी। कहां? ये रहा, जिस दिन उसको रिपोर्ट मिली थी उस दिन से 4 महीने कैलकुलेट होंगे, और 4 महीने के अंदर फिर हम एमएससीएस और बाकी सब लोगों को देंगे। यहां पे सिर्फ एमएससीएस को हमें देनी है। ठीक है, यस सर। ये आपके सारे एमसीक्यू से चैप्टर नंबर 9 के लिए। अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें भी आपके थोड़े बहुत एमसीक्यूज की बात हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। ये क्या बोल रहे हैं सर? हमें ऑब्टेन करना है और वेरीफाई करना है कि जो भी कॉपी ऑफ फॉर्म हमने फाइल किया होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, कौन से फॉर्म हम फाइल करते हैं। यहां पे 2 फॉर्म की बात हो रही है। एक होता है फॉर्म आपका SH7 हम फाइल करते हैं, जिसमें हम नोटिस देते हैं रजिस्ट्रार को कि हमने अल्टरेशन किया है शेयर कैपिटल का। किसमें देते हैं सर? ध्यान रखना, ये आपके एमसीक्यू है, फॉर्म SH7 में। दूसरा आपका फॉर्म आता है PAS3, जिसमें हमने बोला गया है, रजिस्ट्रार को बोलते हैं हम लोग कि हम अलॉटमेंट करने वाले हैं शेयर्स का। ये आपका दूसरा फॉर्म आ गया PSC। और यहाँ पे तीसरा फॉर्म भी है, फॉर्म FCGPR FDI नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? FCGPR FDI। एक है आपका SH7 अल्टरेशन के लिए, PAS3 अलॉटमेंट के लिए, और FCGPR FDI आपके NRI के लिए। ठीक है, यस सर। शेयर्स इशू एट डिस्काउंट की बात करते हैं कि आपको शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करने, लेकिन अगर कोई भी कंपनी फेल करती है इस प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए, तो उस कंपनी को और उसके हर एक ऑफिसर को जो भी डिफॉल्ट में है उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? जितना माल आपने उठाया, मतलब जितना पैसा आपने उठाया है मार्केट से, उतना पैसा आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा, या फिर 5 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। मतलब इन्होंने एक लिमिट सेट कर ली कि 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, तो विच एवर इज लेस। एंड साथ ही साथ आपको वो सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, जिन भी लोगों को आपने वो पैसे लिए थे वो सब पैसे आपको रिफंड करने पड़ेंगे। और कब तक रिफंड, कितने रेट पे रिटर्न करने पड़ेंगे? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम का। जब भी आपने डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स है वहां से लेके जब आप रिफंड कर रहे हो उतने पीरियड का आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा सामने वाले लोगों को। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की, कि सर जो बैंक डिपॉजिट्स है मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी के, उन्हें हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में से है कि जो भी हमारे बैंक डिपॉजिट्स होते हैं 12 महीने के बाद वाले लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स जो है उनको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करके बताना है। ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज में क्या बोला गया है कि एक लायबिलिटी को हम करंट कब मानेंगे? जब या तो हमने प्राइमरली उसको पर्पस, हमारा पर्पस क्या है, उसको ट्रेड करने का पर्पस है, या फिर वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर सेटल होने वाली है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो हम उसको करंट लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ था, वही यहां पे आपके मेंशन था। रेशियो डिस्क्लोजर में क्या बोला गया है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपका रेशियो इतना चेंज क्यों हो रहा है, अगर वो चेंज मोर देन 25% हुआ एज कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर में हमारा रेशियो कुछ और था, अभी कुछ और है, और ये दोनों में जो चेंज है वो मोर देन 25% है, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा अपने रेशियो डिस्क्लोजर में। ठीक है, यस सर। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं कारों में। ये क्या बोल रहा है सर? हर एक कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी पे ये कारो एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट इन कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। अब सर ये कैसी कंपनी कैसे याद रखेंगे? हमने आपको एक मेमोरी टेक्निक में एक आपको और चीज दी हुई है कारों के क्लॉजेज, कारों के एप्लीकेबिलिटी को याद रखने के लिए, वो हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे। यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं, एक इंसान जिसने इंश्योरेंस खरीदा बैंक से उसके स्मॉल iPhone 8 के लिए,
तो ये पांचों कंपनीज पे आपका कारो एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज है सर? एक इंसान जिसने इंश्योरेंस खरीदा बैंक से अपने स्मॉल आईफोन 8 के लिए, तो 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसी प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है जो सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल करती हो। क्या बोला मैंने? ऐसी प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है जो सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल करती है। क्या कंडीशंस है सर? सबसे पहला, वो ना तो सब्सिडरी होनी चाहिए ना होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी की, किसी प्राइवेट कंपनी की होगी तो चलेगा। दूसरा, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका मोर देन 1 करोड़ नहीं होना चाहिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। ध्यान रखना, ये डेट और पीरियड का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व से सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टोटल बोरोविंग्स 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब सर ये टोटल बोरोविंग्स कौन सी लेंगे सर? वो बोरोविंग्स जो आपके बैंक से मिल रही है, आपको जो भी आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली है, उन दोनों को एग्रीगेट करके देखेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सर क्या अभी ये क्या एज ऑन बैलेंस शीट डेट देखेंगे? नहीं सर, ये हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। अगर 1 सेकेंड के लिए भी पूरे साल में अगर आपकी जो बोरोविंग्स है वो 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो फिर हम आपको कारो का एप्लीकेबिलिटी मान लेंगे। ठीक है। एंड तीसरी कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी है वो ये है कि आपका टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग जो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का रेवेन्यू है वो मोर देन 10 करोड़ नहीं होना चाहिए एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चारों चीजें अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर ली तो फिर हम आपको कारो से एग्जाम कर देंगे। अगर कोई भी एक कंडीशन ब्रीच हो गई तो आप पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और एक और चीज है, कारो आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी अप्लाई नहीं होता है, लेकिन एक क्लॉज है आपका क्लॉज नंबर 21, ये अप्लाई होता है। मतलब क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 20 आपके स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है एंड क्लॉज नंबर 21 आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं स्मॉल कंपनी का। ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं दिया है, लेकिन आईसीआई इसके एमसीक्यू जरूर पूछता है कि सर स्मॉल कंपनी है कि नहीं, कैसे पता करेंगे स्मॉल कंपनी के बारे में। तो स्मॉल कंपनी की लिमिट्स भी हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो ये बोल रहा है सर स्मॉल कंपनी अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल कर रहे हो तो हम आपको स्मॉल कंपनी मानेंगे। सबसे पहली चीज, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल की बात हो रही है। तो पेड अप कैपिटल मोर देन 4 करोड़ नहीं होना चाहिए। आपका टर्नओवर मोर देन 40 करोड़ नहीं होना चाहिए। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप पब्लिक कंपनी नहीं होने चाहिए, मतलब सिर्फ प्राइवेट कंपनी जो है वही स्मॉल कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। आप किसी के होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होने चाहिए। यहां पे था कि आप होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होने चाहिए पब्लिक कंपनी का, यहां तो बोल रहे किसी भी कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। कोई प्राइवेट कंपनी का अगर मैं होल्डिंग सब्सिडरी हूं तो भी मैं स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं एसोसिएट हूं तो चल जाएगा, जॉइंट वेंचर हूं तो चल जाएगा, लेकिन सब्सिडी और होल्डिंग नहीं होना चाहिए। आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं होने चाहिए, सेक्शन 8 के लिए तो अलग से फिर भी वैसे भी दिया हुआ एग्जम्पशन तो चलेगा। आप कोई ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो गवर्नड बाय एनी पर्टिकुलर एक्ट है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के आपको गवर्न किया है, एग्जांपल है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो कंपनीज को हम स्मॉल कंपनी कभी नहीं मानते हैं। अगर आप ये सारे कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तो हम आपको स्मॉल कंपनी मानेंगे। अब आपको एक डाउट आएगा, सर सपोज हमारा टर्नओवर यहां पे तो सर एक्सीड हो रहा है 2 करोड़ जितना हो रहा है, तो अगर 2 करोड़ हो गया, मैं एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो मेरे पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। पर यहां पे तो सर 40 करोड़ की लिमिट है, तो मेरा टर्नओवर 2 करोड़ का है, तो मैं स्मॉल कंपनी माना जाऊंगा कि नहीं माना जाऊंगा? तो मेरे पे कारो तो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर मैं स्मॉल कंपनी माना जाऊंगा तो सर। तो फिर सर ये कैसे चेक करेंगे? फिर तो ये क्या लिमिट हो गई सर, कैसे पता चलेगा? बहुत कंफ्यूजन हो गया ना। ऐसे ने कहीं कहीं पे तो आपका ये वाला क्राइटेरिया दे रखा है, कहीं कहीं पे ये वाला क्राइटेरिया स्मॉल कंपनी के नाम से चेप रखा है। तो सर कौन से क्वेश्चन में हम स्मॉल कंपनी देखेंगे, कौन से क्वेश्चन में ये वाला क्राइटेरिया देखेंगे, ये भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन में बताने वाला हूं। वहां पे अलग से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें, क्वेश्चन एनालिसिस का पार्ट है ये आपका। ठीक है, यस सर। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का आपका एक एप्लीकेबिलिटी है, ये बोल रहा है कि हमें चेक करना है एज एन ऑडिटर, रिपोर्ट करना है, हमारी ड्यूटी है एज पर सेक्शन 143। क्या ड्यूटी है कि कंपनी ने एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, और उनके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमें चेक करनी है। अब ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है जो हमें रिपोर्ट करना है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा।
कौन सी कंपनी सर? वो प्राइवेट कंपनी जो या तो 1% कंपनी है या फिर स्मॉल कंपनी है। 1% एक इंसान की कंपनी या फिर छोटी सी कंपनी है, तो उस पर हमें ये अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, या फिर ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना, 50 करोड़ भी हुआ तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मतलब ये वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल करना और दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपकी एग्रीगेट में बोरोविंग्स, कहां से सर? बोरोविंग्स बैंक्स से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर कोई और कॉर्पोरेट से, मतलब किसी और कंपनी से अगर मैंने बोरोविंग्स ले रखी है तो भी यहां पे काउंट होगी। ध्यान रखिएगा, कारों में काउंट नहीं होगी सर, क्योंकि कारों में तो सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बोरोविंग ली है वही काउंट होगी। बहुत माइन्यूट सा पॉइंट है, लेकिन यहां पे तो जो कॉर्पोरेट से मैंने बोरोविंग्स ली है वो भी काउंट हो जाएगी। और ये भी बोरोविंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे कि पूरे साल में अगर एक सेकंड के लिए भी मेरे 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो मेरे पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। लेस देन 25 करोड़ रहना चाहिए, मेरा टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ रहना चाहिए, बोरोविंग लेस देन 25 करोड़ रहना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में। तो फिर मैं ये वाला, तो मुझे एज एन ऑडिटर इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की। ठीक है, यस सर। यहां पे हमारा एक टॉपिक पूरा खत्म होता है 100% एमसीक्यू पॉइंट्स वाला। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अभी तक समझ में आ गए होंगे और अच्छा लग रहा होगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगी और आपके दोस्तों तक भी ये सारी वीडियो पहुंच जाएगी। और अगर आप कमेंट कर देंगे तो मुझे अल्टीमेट मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और ऐसे एनालिसिस लाने के लिए।